हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए फिर से पॉलिटी के कुछ बेहतरीन एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। आज हमारी ये पॉलिटी की 7वीं सीरीज़ है दोस्तों। जब तक मैं आपको सारी पॉलिटी याद ना करा दूं दोस्तों, मैं इसी तरह पीछे लगा रहूँगा। और आप मुझे पता है, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पक्का ये क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। और जो लोग इसको ईमानदारी से देख रहे हैं उनको ये पता है कि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। अपने दिल से आप पूछ सकते हो, क्योंकि हर कोई तैयारी कर रहा है और हर कोई एग्ज़ाम देता है। उनको पता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हम सीरीज़। आज 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको जैसे आप करते आए हो, आपको 15 क्वेश्चन में जितने भी आपको आंसर्स आते हैं कमेंट करना है। और उसके बाद दोस्तों पहले आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि हम टेस्ट शुरू कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। तो चलिए अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे आपको ये बताना है। और आपने अगर पढ़ा है तो दोस्तों आपको पता होगा झंडा समिति क्या है। मैं यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी कम टाइम में हमें ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मैं ये सब कुछ दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास एक है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर, दोस्तों एक है JB कृपलानी। हाँ जी दोस्तों, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे JB कृपलानी जी। तो दोस्तों ये है हमारा आंसर, पहले का आंसर हो गया हमारा JB कृपलानी। तो दोस्तों आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। संविधान निर्मित सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आप बता सकते हो, जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। दोस्तों आप संविधान सभा में इन सब का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। जितने भी यहाँ नाम हैं इन सब का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। अगर आपको इनमें से किसी का भी योगदान नहीं पता तो दोस्तों आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इन सब के बारे में आपको एक एक करके बताऊँगा। मैं आज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप ना कमेंट नहीं कर रहे हो। आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब क्या समझना है, तो मैं उसी टॉपिक को लेके आऊँगा, बिल्कुल उसी टॉपिक को लेके आ जाऊँगा। अब जैसे देखो, अभी पहले हम इंग्लिश में कर रहे थे तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कहा कि आप हिंदी में लाओ, तो दोस्तों मैं ले आया ना हिंदी में। तो दोस्तों जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, है ना, जैसा आप कहोगे। अब मुझे कोई कहेगा कि इंग्लिश में भी लाओ, तो दोस्तों फिर मैं क्या करूँगा, मैं बाईलैंग्वेज करूँगा। मैं एक जगह इंग्लिश में लिखूँगा, एक जगह हिंदी में लिखूँगा। दोस्तों मेरा काम है लिखना, मेरा काम है पढ़ाना, आपको समझाना। बाकी आप नहीं चाहते हो तो वो दोस्तों आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, संविधान, आपने आंसर देख लिया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, ठीक है। और दोस्तों आपको बताया राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भीमराव अम्बेडकर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। दोस्तों ये इन सबका कुछ ना कुछ योगदान संविधान सभा में भी रहा है, और इनका योगदान दोस्तों देश में भी रहा है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये देश के पहले राष्ट्रपति थे। भीमराव अम्बेडकर कौन थे दोस्तों, संविधान सभा के संविधान का पिता इन्हीं को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। दोस्तों हमारे जितने भी इंडिया में जो राज्य हैं उनको संगठित करने का जो भी श्रेय इन्हीं को जाता है। दोस्तों ये बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ने को है, आप कहोगे तो मैं वो भी बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन। अब संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन दोस्तों कौन सा है इसमें, मैग्ना कार्टा, होम रूल विधेयक, अधिकार पत्र, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल। दोस्तों जो ऑप्शन है उनके हिसाब से हमें आंसर देना होता है। यहाँ पर संपत्ति जो है दोस्तों होम रूल विधेयक में दोस्तों वहाँ पर पहली बार राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया था। दोस्तों ये कब कहा गया था, ये दोस्तों 1895 की बात है दोस्तों। उसके बाद आपको ये भी पता होगा होम रूल लीग मूवमेंट चला दोस्तों, जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन लोगों ने इस पर बहुत सारा काम किया। आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों अगर आपको इस पर भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो कि हमें इस पर भी पढ़ना है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों इसका आंसर था होम रूल विधेयक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओहो दोस्तों यहाँ पर शायद 2 क्वेश्चन स्किप हो गए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर लास्ट में मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 15 की जगह 13 ही सही। दोस्तों वोटिंग की आयु, यहाँ पर वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन में कर दी गई। दोस्तों यहाँ पर वोटिंग की आयु जो है वो घटाकर किस में कर दी गई दोस्तों, ये था हमारा
61वां संशोधन है ना, 61वां संशोधन था जहां पर वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको पता है वोटिंग राइट कौन से आर्टिकल में मिलता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता करना है तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखें, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वोटिंग राइट कौन से आर्टिकल में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। अब भारत का संविधान सभा गठन हुआ था दोस्तों, कौन सी योजना थी, आपको ये भी पता होगा। तो दोस्तों ये योजना थी आपका दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन योजना का आधार हुआ। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन था उसकी योजना का आधार बना कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। अब यहाँ पर एक तरह का काम करते हैं और एक तरह का वेतन मिले दोस्तों, ये किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, ये कहाँ है, ये क्या मौलिक अधिकार है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या आर्थिक अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है। दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और सिर्फ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अक्सर हम छोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं और इन चीज़ों को हम अक्सर छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए आप, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों कोई प्रश्न संख्या 9 का आंसर है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है वेलफेयर स्टेट की, किसकी, वेलफेयर स्टेट की, यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो भारत वेलफेयर स्टेट है, यानी कि कल्याणकारी राज्य। यहाँ की है कि सबकी सुविधाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ बताया गया, प्रस्तावना बिल्कुल नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार, यहाँ पर वेलफेयर के बारे में कोई बात, लेकिन दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों द्वारा ये बताया गया है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कि कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा 9th का आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितना वर्ष का होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो दोस्तों, उसका जो कार्यालय होता है वो कितने साल का होता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। दोस्तों ये क्या हो सकता है, ये तय नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होता है दोस्तों 6 वर्ष, ये 6 वर्ष है ना, यानी कि जो कैग होता है दोस्तों उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज की का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 का रेशियो है राष्ट्रीय ध्वज में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही सही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 2, सिर्फ 1 सिर्फ 2 कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों पहला आंसर है सिर्फ 1 और 2, 1 और 2 यानी कि बिल्कुल सही डाटा है दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को पहली बार जो संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 होती है। और अब दोस्तों आपको ये भी बताया कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, तीनों रंग का अलग अलग मतलब होता है। बीच में एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया था, हाँ ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारा आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किसने किया था दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो डिज़ाइन किया था, जो भी लेटेस्ट राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, वो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर वैसे बात करें तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो अच्छी तरह से डिज़ाइन किया था, सबसे पहले जिसने डिज़ाइन किया था, तो दोस्तों वो कौन थे दोस्तों, वो थे भिकाजी कामा। ठीक है, और उनको ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 1907 में जो ध्वज लहराया था, है ना। तो दोस्तों ये भी हम आगे बात करेंगे अभी अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसका आंसर था 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को मतदान का सबसे पहले अधिकार मिला। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन ना हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमें पता लगता है, ऐसा सोचने में लगता है कि फ्रांस में रिवोल्यूशन चला था, फ्रेंच रिवोल्यूशन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ वहाँ पर मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर असल तौर से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है, सबसे पहले महिलाओं को मतदान का जो ऑफिशियल अधिकार मिला था दोस्तों, वो देश था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिलाओं को सबसे पहले अधिकार मिला था दोस्तों, ये मिला था आपको 1893 में, 1893 में महिलाओं को सबसे पहले अधिकार मिला था वोटिंग का, ऑफिशियल अधिकार। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये माना जाता है बिल्कुल सटीक वाला आंसर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। देखो दोस्तों आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, और अच्छा यहाँ पर कब फहराया गया। दोस्तों यहाँ पर ये भी था कि किसने फहराया, ये भी है क्वेश्चन। ठीक है, कब और किसने फहराया।
आज कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही, कोई नहीं, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब और किसने फहराया? तो दोस्तों क्या हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था पहली बार? दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज जो इंडिया फहराया गया था वो फहराया गया था तो 1906 में, 1906 कांग्रेस सेशन में फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने फहराया था दोस्तों? अब फहराया तो गया था 1906 में, ये दोस्तों कलकत्ता सेशन था, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन। अब किसने फहराया दोस्तों? ये फहराया था ठीक है, सचिंद्रानंद प्रसाद ने, ठीक है, सचिंद्र प्रसाद बोस ने, हाँ सचिंद्र प्रसाद बोस ने ये झंडा पहली बार फहराया था। ठीक है, कब? 1906 में। तो दोस्तों इसका 1907 में दोस्तों यही झंडा विकाजी कामा ने भी फहराया था। और ये जो झंडा था दोस्तों, ये विकाजी कामा ने ही इसको डिज़ाइन किया था। तो दोस्तों विकाजी कामा और पिंगली वेंकैया ये दोनों अलग अलग हैं। विकाजी कामा ने सबसे पहली बार डिज़ाइन किया था, और जो पिंगली वेंकैया हैं उन्होंने जो भारत का अभी जो हम झंडा जो अपनाते हैं, जो अभी हम झंडा अपना तिरंगा मानते हैं दोस्तों, उसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया गया था। और मैंने आपको बता दिया है संविधान सभा ने उसको कब उसको अपनाया था, अभी भी बता दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना मुझे लगता है नहीं आपने कहीं देखे होंगे, बस यहीं देख रहे हो अभी क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में दिखते हैं कुछ ना। तो दोस्तों ये यहाँ इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है यहाँ पर कि यहाँ पर दोस्तों ये है कि यूपी जो है दोस्तों, उत्तर, इसका आंसर तो उत्तर प्रदेश होगा। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ है दोस्तों? इसमें अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिया है, तो बहुत जगह से ढूंढ के बिल्कुल सटीक उत्तर प्रदेश में दोस्तों अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है। दोस्तों आप को सुन के हैरानी होगी कि पंजाब में दोस्तों, पंजाब में जो है सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों। मतलब कुल मिला के लगातार यहाँ 5 साल राष्ट्रपति शासन रहा, 5 साल, जो कि दोस्तों हमें पता है ये राष्ट्रपति शासन कभी 3 साल से ऊपर नहीं लग सकता है ना, वो हर 6 महीने में बदल के 3 साल तक लगता है, ये भी हमें पता है। लेकिन दोस्तों 5 साल तक लगा है, यानी कि यहाँ पर संविधान से कुछ स्पेशल प्रोविजन लेके 5 साल तक लगा है दोस्तों। ये जो था ये हमारा 87 से लेके 92 तक लगा। ये तो था दोस्तों 5 साल लगातार लगा। लेकिन दोस्तों माना ही जाता है कि यहाँ पर माना क्या जाता है, मतलब है, तो यहाँ पर लगभग 3500 दिन, 510 दिन, शायद 510 दिन लगभग राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है दोस्तों पंजाब में लगा है। और ये उन दिनों की बात है दोस्तों जब 80 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस वक्त की ये बात है। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी बदल गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, पंजाब में बहुत टेंशन चल रही थी दोस्तों, आपको पता ही है पंजाब में पहले बहुत सारी टेंशन थी जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। तो दोस्तों उस वक्त की बात है। तो ये 80 के दशक में दोस्तों सबसे ज़्यादा, यानी कि पंजाब में सबसे लंबे समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जो कि दोस्तों लगभग 3500 दिन, लगभग 10 साल कह सकते हैं, है ना। और कंटिन्यू कितना लगा है? 5 साल तक तो कंटिन्यू लगा है, जो कि संविधान से कुछ प्रोविजन लेके कराया गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है लगभग 3 साल होता है, क्योंकि हर 6 महीने में भी राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर लगातार 5 साल तक लगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, तो हमें आंसर तो मिल गया। तो सबसे अधिक बार कहाँ लगा था? सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा है, ये 10 बार लगा है। तो दोस्तों लगभग उत्तर प्रदेश 10 बार लगा, तो दोस्तों ये लगभग 1700 दिन लगा है सारे गिन के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिली होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? दोस्तों फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था, फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया गया था दोस्तों कब? 1951, शायद 20 नवंबर या 22 नवंबर कुछ ऐसी डेट है, 1951 में फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया गया था दोस्तों। यहाँ पर स्टेट सेंटर, केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको बनाने के लिए, शायद मैं इसमें आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ कि नीतियाँ कब बनी थी, है ना, ये शायद 1983 में बनी थी, मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो 1951 में क्या हुआ था? पहली बार फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था। और दोस्तों फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। और कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था दोस्तों। फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जो क्वेश्चन हमारे गायब हुए थे ना, वो गायब ही हो गए, वो मिले नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन हमारे गायब थे। चलो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन गायब हो गए, कोई बात नहीं दोस्तों। आपने 13 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, आपको जांचने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके दोस्तों 13 में से 10 नंबर भी आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ बहुत गलतियाँ हुई हैं दोस्तों, शायद टाइपिंग में कुछ गलती हो गई क्योंकि 2 क्वेश्चन स्किप हो गए कहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो बाकी लोगों को आप टेस्ट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।